हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 26 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान की जो 4 किताबें हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों किताबों से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सब की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊँगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। और इससे पहले 1-1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म और इस्लाम में क्या समानताएँ हैं, यानी कि ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म के अंदर जो समानताएँ हैं उनके बारे में बताना है। आंसर देखें। पहला है, इन दोनों धर्मों के अनुसार ईश्वर स्वर्ग में रहता है, यानी कि दोनों धर्मों के अनुसार जो है ईश्वर यानी कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं। दोनों धर्मों में मान्यता है कि आत्मा का जन्म एक ही बार होता है, यानी कि दोनों धर्म ये मानते हैं कि आत्मा का जन्म एक बार ही होता है, मरने के बाद वह स्वर्ग या नरक में रहता है यानी कि जाती है। ईसाई व इस्लाम धर्म सिर्फ अपनी ही बातों को सही मानते हैं, यानी कि ईसाई धर्म है और जो इस्लाम धर्म है इनकी जो पवित्र किताबें हैं उनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो उन्हीं को ही सच मानते हैं, यानी कि दूसरे धर्मों की बातों को सच नहीं मानते, अपने ही धर्म की बातों को सच मानते हैं। उसके बाद है, दोनों धर्मों का मानना है कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दोनों धर्म का मानना है एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं, यानी कि जो भारत के लोग हैं ऊर्जा के किन स्रोतों का वो प्रयोग करते हैं और आज से 50 साल बाद जो है क्या संभावनाएं होंगी ऊर्जा की, तो उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। भारत में लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्न है, यानी कि इस समय पर जो ऊर्जा के स्रोत भारत के अंदर प्रयोग किए जाते हैं वो है परंपरागत स्रोत, इसके अंदर जो है कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाती है ऊर्जा, और उसके बाद गैर परंपरागत स्रोत इसके अंदर सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि समुद्री लहरों में से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा। उसके बाद है, यह संभावना है कि अब से 50 वर्ष बाद भारत ऊर्जा के लिए गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर ये संभावना जताई गई है कि आज से 50 साल के बाद भारत जो है गैर परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, इन ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहेगा और जो परंपरागत ऊर्जा है इनको उपयोग करना बंद कर देगा, क्योंकि ये जो है प्रकृति के अंदर लिमिटेड मात्रा में है और ये समाप्त हो जाएंगे एक दिन। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर करेगा। इसका कारण है कि यदि लोग कच्चे तेल का वर्तमान दर से प्रयोग जारी रखते हैं, यानी कि जो कच्चा तेल है जिससे पेट्रोलियम जो बनता है, जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है, ये अनुमान है कि आने वाले 43 वर्षों के अंदर ये समाप्त हो जाएंगे और ये चीज़ जो है समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो है भारत जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है उनके ऊपर निर्भर करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। आजकल राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी कि पार्टी के अंदर जो है लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। दलों के सामने पहली चुनौती दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना है, यानी कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनके अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी कमी पाई जाती है। सारे विश्व में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी शक्तियां एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती हैं, यानी कि सभी पार्टियों के अंदर ये होता है कि पार्टी से संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो या तो कोई एक व्यक्ति लेता है या फिर कुछ नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। पार्टी के नाम पर सारे निर्णय लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। यही बात लिखी हुई है कि सारे निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो कुछ लोगों के पास चला जाता है। तो इसकी वजह से जो है पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी
कमी पाई जाती है। उसके बाद है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का मतलब ये है कि बड़ा नेता है, उसका बेटा जो है फिर वो भी नेता बन जाता है, यानी कि जो पद है पिता से बेटे को मिल जाता है। तो यही चीज़ इसमें बताई है। किसी भी दल के प्रभावी नेता अपने वंश के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि किसी भी पार्टी के अंदर जो प्रभावशाली नेता होते हैं, यानी कि जो बड़े नेता होते हैं, वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक दलों में एक ही परिवार के शीर्ष पदों पर कब्जा जमाए रहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पद हैं उनके ऊपर एक ही परिवार के लोग जो हैं कब्जा जमाए रखते हैं। इससे अनुभवहीन, यानी कि इससे क्या होता है, जो अनुभवहीन है यानी कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, बिना जनाधार, जिनके पास जनाधार नहीं है, वे लोग ताकत वाले पदों पर आसीन हो जाते हैं। यानी कि इन लोगों के पास ना तो अनुभव होता है और ना ही उनके पास लोगों का जनाधार होता है, लेकिन वो फिर भी जो है वो ताकतवर पदों के ऊपर बैठ जाते हैं। जनाधार का मतलब होता है लोगों का सपोर्ट, यानी कि लोगों का सपोर्ट भी नहीं होता उनके पास। तीसरा पॉइंट है पैसा और अपराधी प्रवृत्ति के लोग, यानी कि पैसा और अपराधी प्रवृत्ति के लोग। यह चुनौती विशेष रूप से चुनाव के समय पर दिखाई देती है, यानी कि ये वाली जो चुनौती है ख़ास तौर पर जो चुनाव का टाइम आ जाता है उस समय पर दिखाई देती है। इस समय पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ आम बात हो गई है, यानी कि इस समय पर जो जिसके पास पैसा है और जो अपराधी तत्व हैं उनकी घुसपैठ आम बात हो गई है, क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता केवल चुनाव जीतने की होती है, यानी कि सभी पार्टियां जो है केवल चुनाव जीतना चाहती हैं। इसके लिए दल कोई भी तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटता और चुनाव जीतने के लिए जो है सभी दल सभी तरीकों को अपनाते हैं। चुनाव में दल अधिक धनी तथा अपराधी प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों को उतारने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि चुनाव के समय पर जो व्यक्ति जो नेता ज़्यादा धनी है, जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको जो है उम्मीदवार बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद है सातवां और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें तथा भारत में ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी कि ये सभी जो हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। निम्नलिखित कारणों से भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, यानी कि ये कारण बताए गए हैं नीचे जिसकी वजह से भारत के अंदर सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो उज्जवल है, यानी कि अच्छा है। पहला है भारत में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध, यानी कि भारत के अंदर जो है सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि देश के अधिकांश भागों में तेज़ धूप प्राप्त होती है, यानी कि इसकी वजह ये है कि देश के जो अधिकांश क्षेत्र हैं उनके वहाँ पर जो है तेज़ धूप निकलती हैं। भारत ने खाना पकाने, जल तापन यानी कि पानी गर्म करने के लिए, स्थान तापन यानी कि जगह को गर्म करने के लिए, फसल सुखाने के लिए आदि के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीक विकसित कर ली, यानी कि इन सभी कामों को करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करना भारत ने शुरू कर दिया है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ की जलवायु के बारे में बताया है। यह ऊर्जा का प्रचुर अक्षय और सार्वभौमिक क्षेत्र है, यानी कि प्रचुर मात्रा में है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है और सभी जगह उपलब्ध है। यह प्रदूषण मुक्त है और ना ही इससे प्रदूषण होता है सौर ऊर्जा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत से धन की निकासी से आप क्या समझते हैं। आंसर देखें। अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के बाद भारतीय धन या संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर यानी कि लगातार इंग्लैंड जाता रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं मिलता था। इसे आर्थिक दोहन या संपदा का निष्कासन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है धन की निकासी का मतलब ये है कि जब अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर अधिकार था तो अंग्रेज़ जो है भारत से पैसा और धन संपदा जो थी लगातार इंग्लैंड भेजते रहते थे और उसके बदले में भारत को कोई लाभ, कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं होता था। और इसी चीज़ को ही आर्थिक दोहन या फिर
संपदा का निष्कासन भी कहते हैं या फिर धन की निकासी भी कहते हैं। उसके बाद है भारत में अंग्रेज विदेशी बनकर रहे और उन्हें भारत से प्राप्त किए गए धन का अधिकांश भाग भारत की अपेक्षा इंग्लैंड में खर्च किया। यानी कि भारत के अंदर जो है अंग्रेज विदेशी बनकर रहे, यानी कि यहाँ से जो पैसा उनको मिलता था वो इंग्लैंड भेज देते थे उस सभी पैसे को। यह धन सैनिक और असैनिक अधिकारियों को भारी वेतन और पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से दिया जाता था। यानी कि ये जो पैसा था सैनिकों को, जो अंग्रेज सैनिक थे उनको, और जो सैनिक नहीं थे लेकिन जो अधिकारी थे उनको तनख्वाह के तौर पर और पेंशन के तौर पर ये सब पैसा जो है भारतीय राजकोष से, यानी कि जो भारत के जो राजा थे राजाओं से प्राप्त करते थे वो अंग्रेज, और फिर उसको इंग्लैंड भेज देते हैं पैसों को। कंपनी के काल में कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय शासकों, जमींदारों या व्यापारियों से उचित व अनुचित ढंग से अर्जित किया धन इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। यानी कि कंपनी के काल से, यानी कि जब भारत के अंदर आए थे अंग्रेज तो कंपनी के रूप में आए थे, तो उसके जो कर्मचारी थे वो जो भारत के राजा थे उससे या फिर जमींदारों से या फिर व्यापारियों से उचित तरीके से या अनुचित तरीके से, यानी कि गलत ढंग से जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया वो सारा पैसा उन्होंने इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। एक अनुमान यानी कि अंदाज़ा है कि 1958 से लेके 1758 से लेके 1765 तक का जो समय था, इस समय के दौरान जो है भारत से अंग्रेज़ों ने 60 लाख पाउंड जो है संपदा यानी कि पैसे इंग्लैंड भेजे। व्यापार से भी भारी मुनाफा हुआ। इसके अलावा जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने से भी भारी मुनाफा हुआ और वह धन भी इंग्लैंड भेजा जाता था। इस प्रकार भारत की धन संपदा इंग्लैंड जाती रही, यानी कि जो भारत का पैसा था वो इंग्लैंड जाता रहा और भारत एक निर्धन यानी कि गरीब देश बन गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कृषि और उद्योग कैसे साथ साथ चलते हैं, व्याख्या करें। आंसर देखें। कृषि और उद्योग को अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं कृषि और उद्योग। इनका विकास साथ साथ होता है, यानी कि इनकी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो एक साथ होता है। और निम्नलिखित तथ्यों से ये बात स्पष्ट हो जाती है, यानी कि नीचे लिखी हुई बातों से ये बात सच हो जाती है। कई उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, यानी कि बहुत सारे उद्योगों को जो कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग को जो है गन्ना कृषि से मिलता है, वस्त्र उद्योग को जो है पटसन सूत है, जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से मिलता है। इस प्रकार कृषि हमारे उद्योगों की आधारशिला है, यानी कि जो कृषि जो है उद्योगों की आधारशिला है। इसी तरह से उद्योग भी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि यंत्र यानी कि कृषि करने के लिए जिन यंत्रों की उपकरणों की ज़रूरत होती है वो उद्योगों से प्राप्त होते हैं। उर्वरक हैं यानी कि खाद जो है वो भी उद्योगों से मिलती है। कीटनाशक यानी कि कृषि को, खेती को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक की ज़रूरत होती है, ये भी उद्योगों द्वारा निर्मित होते हैं। बिजली, अच्छे बीज, ये सभी चीज़ें जो हैं उद्योगों से प्राप्त होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में आई औद्योगिक क्रांति साम्राज्यवाद के प्रसार में कैसे सहायक रही। आंसर देखें। यानी कि जो यूरोप के देशों के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई थी उससे साम्राज्यवाद को कैसे बढ़ावा मिला। आंसर देखें। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में लघु उद्योगों के स्थान पर स्थान पर बड़े बड़े कारखानों ले लिया। यानी कि 19 शताब्दी के अंदर जो यूरोप के देश थे उनके अंदर जो छोटे कारखाने थे उनकी जगह पर बड़े बड़े कारखाने खुल गए, जिससे बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। यानी कि इसकी वजह से जो है उत्पादन जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगे। कच्चे माल की कमी होने लगी, यानी कि ज़्यादा सामान बनना शुरू हो गया, तो जो कच्चा माल था उसकी कमी पड़ने लगी तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने से निर्मित माल को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान तैयार करने की वजह से उनको बेचने के लिए उनको नई मंडियों की भी, यानी कि नए बाज़ार की आवश्यकता होने लगी जहाँ पर वो अपना
सामान बेच सकें। अतः यूरोपीय देशों के लिए, इसलिए जो यूरोप के जो देश थे, सुदूर स्थानों यानी कि दूर के स्थानों में उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश के ऊपर कब्जा कर लेना, उपनिवेश प्राप्त करना अति आवश्यक हो गया, यानी कि दूसरे देश को अपने अधीन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। परिणाम स्वरूप इन देशों ने एशिया और अफ्रीका के कई अनेक देशों पर अधिकार कर लिया, और इसी वजह से इन्होंने, यूरोपीय देशों ने एशिया के और अफ्रीका के बहुत सारे देशों के ऊपर अधिकार कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्यवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला। यानी कि इस वजह से ही साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का मतलब भी यही होता है कि किसी दूसरे देश के ऊपर अपनी ताकत के बल पर उस पर कब्जा कर लेना, और इस भावना को जो है प्रोत्साहन मिला, मतलब बढ़ावा मिला, क्योंकि सभी देश जो हैं यूरोप के, वो उन्होंने यही करना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। वहाँ से जो कच्चा माल था प्राप्त करते, अपने देश लेके आते, और फिर वहाँ से नया माल जो निर्मित होता, यानी कि नया सामान जो वो बनाते, उन देशों में जाकर फिर वो महंगे दामों में बेच देते, यानी कि सस्ता सामान खरीदते और महंगे दामों में उसको उन्हीं देशों में बेच देते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के कोई मुख्य उद्देश्य बताएं। यानी कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग जो है, इसके उद्देश्य बताने हैं। पहला है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना का उद्देश्य देश के महानगरों को जोड़ना है। यानी कि इसका उद्देश्य है कि जो देश के जो बड़े बड़े नगर हैं, जिनको महानगर कहते हैं, उनको आपस में जोड़ना है। इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, यानी कि जो देश का आर्थिक विकास है उसमें तेज़ी आएगी, यानी कि डेवलपमेंट जो है जल्दी होगी, विकास। परिवहन में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, यानी कि आने जाने में जो ज़्यादा समय लगता था उस समय को भी इससे कम किया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है बारिश का पानी इकट्ठा करना, किस प्रकार किया जाता है, यानी कि ये चीज़ कैसे की जाती है उसके बारे में व्याख्या करनी है, यानी कि बताना है। आंसर देखें, राजस्थान के आर्द्र शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक होते हैं, यानी कि ये अपने घरों में, राजस्थान के ऐसी जगह जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर वो जो है पानी का टैंक बना देते हैं ज़मीन के अंदर। भूमिगत टैंक का मतलब होता है ज़मीन के अंदर पानी का टैंक बना देना। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं, और ये जो टैंक हैं इनको पाइप के द्वारा जो घर की जो छत है उससे जोड़ दिया जाता है, ताकि जो बारिश होगी तो छत के ऊपर जो पानी इकट्ठा होगा वो पानी इन टैंकों के अंदर चला जाए। छत से वर्षा का पानी इन पाइपों से होकर भूमिगत टैंक तक पहुंचता है। यही बात लिख रखी है, जो छत का पानी है, जो बारिश का पानी, वो पाइपों के द्वारा जो है भूमिगत टैंक तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित यानी कि इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी, यानी कि जो सरकार के अलग अलग अंग हैं उनके बीच साझेदारी। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में, यानी प्रजातांत्रिक का मतलब होता है प्रजा द्वारा चुनी हुई शासन प्रणाली, यानी कि शासन के विभिन्न अंग यानी कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि शक्तियों को इन तीनों के बीच में बांट दिया गया है और ये तीनों जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में कार्यपालिका विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती हैं, यानी कि जो विधानपालिका है इसका काम होता है कानून बनाना, और जो कार्यपालिका है विधानपालिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम करती है, और जो न्यायपालिका है कानूनों पर अंकुश रखती है, यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम जो है न्यायपालिका करती है, यानी कि नियंत्रण में रखती है। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि इस बंटवारे की वजह से ये चीज़ पक्का हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है कि कोई एक अंग सत्ता का
असीमित यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकता। सरकार के सत्रों पर साझेदारी। सत्ता को सरकार के अलग अलग सत्रों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं उसको अलग अलग लेवल के ऊपर बांट दिया जाता है। विभाजित करने का मतलब होता है बांट देना। जैसे सरकार के सत्रों का विभाजन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में होता है, यानी कि जो सरकार है उसको जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में बांट दिया जाता है। भारत में यह व्यवस्था 3 सत्र पर काम करती है, यानी कि 3 लेवल हैं सरकार के भारत के अंदर। सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी में तीसरी प्रकार की सत्ता का विभाजन सामाजिक समूह जैसे भाषाई तथा धार्मिक समूह आदि में किया जाता है। इनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का सत्ता में उचित हिस्सा दिलवाना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोम की शासन व्यवस्था कैसी थी? आंसर देखें। रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुनी हुई सीनेट के हाथों में केंद्रित थी, यानी कि होती थी। यानी कि रोम के अंदर जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जनता द्वारा चुनी हुई, यानी कि जो जनता जिनको चुनती थी सीनेट को, उनके हाथों में जो सारी शक्तियाँ थीं। सीनेट के सदस्यों की संख्या 300 थी, यानी कि एक सीनेट के अंदर 300 सदस्य होते थे। वह सभी सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे और ये सभी सदस्य जो है पैट्रिशियन वर्ग के होते थे। सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे, यानी कि सीनेट के द्वारा जो न्यायाधीश थे वो नियुक्त होते थे, जिन्हें कौंसल कहते थे। ये मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सेनापति और प्रशासक थे, यानी कि ये जो न्यायाधीश थे ये मुख्य सेनापति थे और प्रशासक थे। कौंसल की मदद के लिए एक वित्त अधिकारी होता था जिसे क्वेस्टर्स कहते थे। प्रशासन में सहायता देने के लिए सेंसर्स, यानी कि कर वसूलने वाला अधिकारी, यानी कि टैक्स लेने वाला अधिकारी, एलडीज शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी तथा प्रोटोर न्यायाधीश नामक अधिकारी, अतिरिक्त अधिकारी होते थे। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन यानी कि बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य असत्य पाप पुण्य आदि में भेद करना, यानी कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति जो है सत्य और असत्य के अंदर और पाप और पुण्य के बीच में भेद कर पाए, यानी कि अंतर कर पाए। तृष्णा से दूर, हमेशा सत्य व मीठी वाणी बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, आजीविका के लिए पवित्र तरीकों को अपनाना, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करना, यानी कि कार्य करने का प्रयास करना, और मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की संसार को क्या देना, यानी कि मिस्र ने संसार को क्या दिया है? आंसर देखें। मिस्र ने संसार को 365 दिन का एक वर्ष और कैलेंडर दिया, यानी कि जो 365 दिनों का जो वर्ष है ये और जो कैलेंडर है ये मिस्र की देन है। उसके बाद है सूर्य घड़ी तथा जल घड़ी का आविष्कार मिस्र में हुआ था, यानी कि जो सूर्य घड़ी है और जल घड़ी है इन दोनों का आविष्कार मिस्र में हुआ। मिस्र में ऐसा रसायन लेप बनाया गया जिससे शव को अनेक सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था, यानी कि मिस्र के अंदर एक ऐसा रसायन लेप बनाया गया था जिसकी वजह से जो शव थे उसको अनेक सदियों तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता था, यानी कि जो ममीज हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, तो इन्होंने ही उसको बनाया था। उसके बाद है मिस्र से प्राप्त एक सूची में विभिन्न बीमारियों से संबंधित 600 दवाइयों के नाम उल्लेख मिलता है, यानी कि मिस्र के अंदर जो है 600 बीमारियों से संबंधित 600 दवाओं के नाम लिखे हुए मिले हैं। मिस्र ने एक ईश्वर, यानी कि एक ही ईश्वर, एक ईश्वर का मतलब होता है एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है? आंसर देखें। निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र को बढ़िया बताया गया है। पहला है व्यक्ति की गरिमा बन रहती है, यानी कि व्यक्ति का जो सम्मान है वो बना रहता है। नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो नागरिक हैं उनके अंदर जो समानता है इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। यह टकरावों
को टालने संभालने का तरीका देता है, यानी कि जो टकराव हैं उनको टालने और संभालने का जो तरीका है लोकतंत्र के अंदर मिल जाता है। इससे फैसलों में बेहतरी आती है, यानी कि अच्छे फैसले लिए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, यह कथन, इस कथन की जो है पुष्टि कीजिए। आंसर देखें, ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है ऊर्जा का जो विकास है उसका सतत पोषणीय मार्ग जो है विकसित करने की तुरंत ज़रूरत है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि किसी संसाधन का इस तरह से प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी भी उसको प्रयोग कर सके और आने वाली पीढ़ियों को भी वो संसाधन मिल जाए। ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी कि बचाव करने का जो है, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, यानी कि ऊर्जा को बचाने की जो सोच है इसको बढ़ावा देना, तथा ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना। और ऊर्जा के जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका निर्माण दोबारा आसानी से हो सकता है। तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग करने को बढ़ावा देना जिससे जो दोबारा जिनको बनाया जा सके, जिनको, जैसे कि सौर ऊर्जा है जिसका कि हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल है वो प्रकृति के अंदर लिमिटेड मात्रा में है, एक दिन ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद है सीमित ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि जो सीमित ऊर्जा है यानी कि लिमिटेड मात्रा में जो संसाधन है उन संसाधनों का समझदारी से प्रयोग करना। विवेकपूर्ण का मतलब होता है समझदारी से उन चीज़ों का यूज करना जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विरोधी दल की भूमिका का वर्णन करो, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो अपोजिशन पार्टी होती है यानी कि विरोधी दल, उसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना है। आंसर देखो, लोकतंत्र में विरोधी दलों की भूमिका का वर्णन इस प्रकार है। पहला है, विरोधी दल जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करते हैं, यानी कि जो विरोधी दल हैं जनता के अंदर जो राजनीति से संबंधित जो समझ है उसको विकसित करते हैं, यानी कि लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं उनकी फ़ायदे और हानि के बारे में। वे शासक दल को निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं, यानी कि जो शासक दल है यानी कि जिस दल की सरकार है उसको निरंकुश होने से बचाते हैं, यानी कि उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, यानी कि तानाशाही वाला जो काम है वो नहीं होने देते। यह सरकार की गलत नीतियों तथा कार्यों की आलोचना करते हैं, यानी कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं और जो गलत कार्य हैं उनकी ये आलोचना करते हैं और लोगों को उसके बारे में जागरूक करते हैं। वे जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही चीज़ मैंने बताई थी, यानी कि अगर किसी चीज़ के विरुद्ध है तो उसके लिए जो है जनमत तैयार करने, यानी कि लोगों को अपनी तरफ करने का भी काम करते हैं, यानी कि लोगों का सहयोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद है साम्राज्यवाद के प्रसार में ईसाई धर्म प्रचार तो यहाँ पर ये प्रचार दो बार लिखा गया। प्रचारकों का क्या योगदान रहा, यानी कि साम्राज्यवाद के समय पर जो ईसाई धर्म था उसका दूसरे देशों के अंदर प्रचार करने में जो प्रचारक थे ईसाई धर्म के उनका क्या योगदान था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है कई सारे देशों के ऊपर कब्जा कर लिया था और जो अंग्रेज़ थे वो ईसाई धर्म को मानते थे, तो उनके जो प्रचारक थे ईसाई धर्म को फैलाने वाले वो उन देशों में गए और वहाँ के लोगों को भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहते थे। तो इसी चीज़ के बारे में बताना है। आंसर देखें, एशिया और अफ्रीका की पिछड़ी जातियों में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यूरोप के ईसाई पादरियों से भी साम्राज्यवाद को भरपूर समर्थन मिला, यानी कि जो एशिया और अफ्रीका के जो पिछड़ी जातियां थीं उसमें ईसाई धर्म फैलाने के लिए यूरोप के जो ईसाई पादरी थे उससे भी जो है साम्राज्यवाद को जो है भरपूर समर्थन मिला, वो समर्थन करते थे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि जितने ज़्यादा देशों के ऊपर कब्जा होगा अंग्रेज़ों का या फिर जो यूरोप के देश थे उतने ही देशों में उनका जो है जो धर्म था उसका प्रसार होगा, यानी कि फैलेगा।
पादरी लोग नए उपनिवेशों की स्थापना से बहुत प्रसन्न होते थे, यानी कि जो पादरी लोग थे, यानी कि जो पादरी थे, नए उपनिवेश का मतलब है नए देशों के ऊपर कब्जा करने से वो लोग बहुत खुश होते थे, क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म फैलाने का एक नया क्षेत्र, यानी कि ईसाई धर्म को फैलाने का एक नई जगह मिल जाती। उसके बाद है ईसाई पादरियों के लिए साम्राज्य विस्तार धर्म के प्रसार का एक अच्छा साधन बन जाता था, यानी कि ईसाई पादरियों के लिए साम्राज्यवाद का जो विस्तार था वो धर्म के प्रसार का एक अच्छा साधन बन जाता था, तरीका यानी कि। उसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग करना समय की मांग क्यों है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका उपयोग करना समय की मांग क्यों बन गया है, इसके बारे में बताना है। आंसर देखें। ऊर्जा के परंपरागत साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि जो ऊर्जा के परंपरागत साधन है यानी कि पेट्रोलियम है वो पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा के अंदर है, यानी कि लिमिटेड है, एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऊर्जा की बढ़ती खपत से जीवाश्मी ईंधनों में कमी हुई है, यानी कि जो ऊर्जा की जो मांग जो बढ़ रही है इसकी वजह से जो जीवाश्मी ईंधन थे, यानी कि जीवों के अवशेषों से जो ईंधन बना है उसकी लगातार कमी होती जा रही है। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर दी गई हैं, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इससे जो है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसके उपयोग से जो है पर्यावरण के अंदर यानी कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे हानिकारक गैसें उत्पन्न हो रही हैं। उसके बाद है जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में बताएं। आंसर देखें। महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए हैं जो त्रिरत्न कहलाते हैं, यानी कि महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए हैं और इन्हीं उपायों को त्रिरत्न कहते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य और तीर्थकरों में विश्वास, यानी कि सत्य में और जो तीर्थकर हैं उनके अंदर विश्वास रखें उनमें। सम्यक ज्ञान, यानी कि तीर्थकरों के उपदेशों का अध्ययन एवं अनुसरण करें। अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करें उनको। और जो तीर्थकर हैं यानी कि साधु संतों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनका अध्ययन करें और उनका अनुसरण करें। सम्यक आचरण, यानी कि इंद्रियों पर संयम करके सुख दुख में समभाव बनाना। समभाव का मतलब होता है सुख दुख को एक जैसा समझना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। सबसे पहले है इंथ्रेसाइट, यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, यानी कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है, यानी कि इस तरह के कोयले में जो है 90% से भी ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। और जिस कोयले के अंदर जितनी अधिक मात्रा में कार्बन होगा वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। यह जलने पर धुआं कम देता है, तो यहाँ पर धुआं आएगा, धुआं कम देता है जलने पर, यानी कि जब इसको जलाते हैं तो इसमें से धुआं कम निकलता है और इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऊष्मा जो है इससे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद है बिटुमिनस, यह कम गुणवत्ता वाला कोयला है, यानी कि इसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी कम है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है, यानी कि 70 से और 90 के बीच में इसमें कार्बन पाई जाती है। यह जलने पर धुआं ज़्यादा छोड़ता है, यानी कि ज़्यादा धुआं निकलता है और इसमें से ऊर्जा कम मिलती है, यानी कि ऊष्मा इसमें कम होती है। उसके बाद है अलोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी और गरिमा ने तो संवैधानिक रूप से मान्यता है न तो नैतिक रूप से। व्याख्या करें। यानी कि एक होता है लोकतांत्रिक, एक होता है अलोकतांत्रिक, जिसमें यानी कि वो देश जिसके अंदर लोकतंत्र नहीं है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था। इसके अंदर जो है आज़ादी और गरिमा, यानी कि आज़ादी और जो गरिमा है वो संवैधानिक रूप से ना तो वो मान्य है और ना ही नैतिक है, नैतिक रूप से। इसके बारे में बताना है, यानी कि व्याख्या करना है। आंसर देखें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे, यानी कि जो दुनिया के जितने भी देश हैं उनके अंदर जो समाज हैं वो सभी जो हैं पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद, यानी कि महिलाओं ने लंबे समय तक जो है संघर्ष किया, उसके बाद यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार
लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त है। यानी कि जो लंबा संघर्ष चला है, इस संघर्ष की वजह से महिलाओं की जो गरिमा है और जो सम्मान है, लोकतंत्र के अंदर इस चीज़ को ज़रूरी समझा गया है। एक बार जब सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि सैद्धांतिक तौर पर, यानी कि लोकतंत्र के अंदर ये बात स्वीकार कर ली गई, अब औरतों के लिए संवैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। तो इसकी वजह से जो है महिलाओं के खिलाफ जो गलत मान्यताएं थी और जो व्यवहार होता था, उसके खिलाफ जो है संघर्ष करना, यानी कि लड़ाई करना जो है आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात संभव नहीं थी। यानी कि जो अलोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, उसके अंदर ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं थी, यानी कि संभव नहीं थी। और वहाँ जो है व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो संवैधानिक रूप से मान्य है, यानी कि अलोकतंत्र के अंदर जो है ये चीज़ जो है ना तो संवैधानिक रूप से मान्य है और न ही नैतिक रूप से मान्य है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि लोकतंत्र के अंदर जो है औरतों को समान अधिकार देना जो है ज़रूरी बताया गया है, और अलोकतंत्र के अंदर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। उसके बाद है संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं होते हैं किंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी राज्य के अंदर है तो, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया, यानी कि उनको यूज नहीं किया गया है। यानी कि ऐसे संसाधन जो भविष्य में यूज होंगे, ऐसे संसाधनों को जो है संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में जो पवन है और सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, उसका जो है पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। इनका अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है। उसके बाद अगला देखें, बहुउद्देश्य परियोजना किसे कहते हैं। बहुउद्देश्य का मतलब होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा उद्देश्य की पूर्ति हो, यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो किसी योजना से, उसको बहुउद्देश्य कहते हैं। इसके कोई 3 लाभ बताएं और 3 फायदे बताने हैं इसके। आंसर देखो, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। यानी कि नदियों के ऊपर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। और इसके फ़ायदे देखें, इससे जल विद्युत प्राप्त होती है, यानी कि बांध बनाकर जो है बिजली बनाई जाती है। बांध व सूखे पर नियंत्रण होता है, यानी कि जो बाढ़ आती है और जो सूखा है उसके ऊपर जो है कंट्रोल करने का काम भी हो जाता है, नियंत्रण करने का, क्योंकि जो बांध होते हैं वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं और नहरों के द्वारा जो है सिंचाई हो जाती है। मछली पालन पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो है पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर मछलियाँ भी पाली जाती हैं और लोग वहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं, यानी कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। कृषि के लिए सिंचाई सुनिश्चित होती है, यानी कि कृषि के लिए जो है पानी की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि जो बांध है वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं जिससे खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की भारत में सर्वप्रथम हार कहाँ व कैसे हुई। यानी कि मोहम्मद गोरी भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ पर हारा था और कैसे हारा था। आंसर देखें, मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय 1178-79 में गुजरात में हुई। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। यानी कि उस समय पर गुजरात के अंदर चालुक्य वंश का जो मूलराज द्वितीय था, इसका शासन था। मोहम्मद गोरी ने एनिहलवाड़ा यानी कि पाटन पर आक्रमण कर दिया। मूलराज द्वितीय व भीमराव द्वितीय की मां नाइकी देवी के नेतृत्व में अहिलवाड़ा की सेना ने आबू पर्वत के पास कायंद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी का सामना किया। मोहम्मद गोरी की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और मोहम्मद गोरी वहां से भाग गया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह तथा आंदोलन में एक समानता तथा एक विभिन्नता का उल्लेख कीजिए। यानी कि 2 दबाव समूह है और जो आंदोलन है, इनके बीच में जो है एक समानता बतानी है, एक भिन्नता बतानी है। आंसर देखो, समानता
दबाव समूह तथा आंदोलन चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति पर जो है इनका पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है असमानता। दबाव समूह संगठित होते हैं और जबकि आंदोलन में संगठन जो है ढीला होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। आंसर देखें। सामाजिक विभाजन अधिकांश देशों में चुनाव के समय सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। यह समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दलों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है, राजनीतिक दल भी विभिन्न समुदायों से अलग अलग वायदे करता है तथा विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां भी बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा यानी कि पैसे किस प्रकार हल करते हैं, वर्णन कीजिए। आंसर देखें। जब दो व्यक्ति बिना मुद्रा यानी कि बिना पैसों का प्रयोग किए एक दूसरे को अपनी चीज़ खरीदने और बेचने पर सहमत हों, उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। उसके बाद उदाहरण देखें। उदाहरण के लिए एक जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। यानी कि एक जूता बनाने वाला बाजार में जूते को बेचकर और गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। यानी कि जूता बनाने वाला पहले जूतों को बेचेगा, फिर उसको पैसे मिलेंगे और फिर इस मुद्रा का प्रयोग गेहूं खरीदने के लिए करेगा और फिर इस पैसे का प्रयोग वो गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जूता निर्माता अगर बिना मुद्रा का प्रयोग किए जूते के बदले गेहूं खरीदना चाहे, अगर वो चाहे कि पैसों का वो प्रयोग ना करे और बिना पैसों के यानी कि जूते के बदले जो है गेहूं खरीदना चाहे, तो उसे बहुत कठिनाई होगी। यानी कि ऐसा करने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि पहले तो उसको ऐसा किसान खोजना पड़ेगा जिसको जूते चाहिए और वो बदले में जूतों के बदले में उसको गेहूं दे। यानी कि उसे पहले एक ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो गेहूं के बदले जूता लेना चाहता है। अतः मुद्रा ने इस कार्य को बहुत सरल कर दिया। यानी कि पैसों की वजह से ये जो काम है बहुत आसान हो गया है। मुद्रा की सहायता से हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। यानी कि जो पैसे हैं इसकी वजह से हम कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकते हैं। तो इससे जो है ये काम आसान हो गया है। तो ये थे सभी 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।